नमस्ते एवरीवन। मैं असलम परवेज, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइजर, और आप देख रहे हैं हेल्थ विद असलम, जहां हम बातें करते हैं सेहत की, अवेयरनेस की और प्रिवेंशन की। और आज का एपिसोड शायद आपकी पूरी सोच बदल दे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। और हम सभी जानते हैं कि ये किस कदर इंडिया में, बल्कि इंडिया को कैपिटल माना जा रहा है डायबिटीज की। और लेकिन उस डायबिटीज की नहीं जो रिपोर्ट्स में दिखती है, बल्कि उस डायबिटीज की जो चुपचाप शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा रही है। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो पर्सन है वो हैं डॉक्टर धनंजय कुमार राय। इन्होंने MBBS, MD और CDM डायबिटीज में किया है, और पिछले कई सालों से डायबिटीज रिवर्सल और मेटाबॉलिक हेल्थ पर काम कर रहे हैं। ये द अल्टीमेट गाइड टू बीटिंग टाइप 2 डायबिटीज के ऑथर भी हैं, और इन्होंने कुछ पावरफुल फ्रेमवर्क भी डेवलप किए हैं, जैसे रेस्ट मेथड, DRS, डोडी और 7 ऑर्गन प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज जब आती है तो बहुत सारी चीजों को साथ लेकर आती है, लेकिन डॉक्टर साहब को जो सबसे अलग बनाती है वो है इनका ऑब्जर्वेशन। इनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में एक शॉकिंग पैटर्न इनके सामने आया, उसे ऑब्जर्व किया इन्होंने, और वो ये था कि पेशेंट्स की शुगर तो कंट्रोल थी, लेकिन उनके ऑर्गन फिर भी डैमेज हो रहे थे। और यहीं से शुरू हुआ इनका एक मिशन, मेक इंडिया डायबिटीज फ्री। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर धनंजय कुमार राय। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू असलम जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट, कि आपने हमें आमंत्रित किया, और आपके व्यूअर्स को भी हमारी ओर से नमस्कार। आज हम आपके व्यूअर्स को कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो हर डायबिटिक पेशेंट को जानना चाहिए, लेकिन शायद उन्हें अभी किसी ने बताया ही नहीं। और दूसरी चीज जो हम आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताने वाले हैं कि पेशेंट्स जो लगातार मेडिसिन ले रहे हैं 10 या 15 साल से, और उनकी मेडिसिन बढ़ती जा रही है, शुगर बढ़ता जा रहा है, HbA1c बढ़ता जा रहा है, और सबसे जरूरी कि उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही है दवा लेने के बाद भी। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा पेशेंट है जो ऐसा फील करता है, तो यह एपिसोड उन सभी लोगों के लिए ही बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। और एक जो चीज हर डायबिटीज पेशेंट को जानना ही चाहिए, 4 चीजें बहुत ही आवश्यक है। पहला, रूट कॉज; दूसरा, ऑर्गन रिस्क; तीसरा, एक प्रॉपर क्लिनिकल सिस्टम; और चौथा, एक पर्सनलाइज्ड फ्रेमवर्क। ये 4 चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हर पेशेंट्स के लिए जरूरी है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, और डेफिनेटली ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की बातचीत शुरू करते हैं। और मुझे पता है लाखों लोग इस एपिसोड को देखने वाले हैं, और ये उन तमाम लोगों के लिए आंख खोलने वाली हो सकती है। तो सीधे शुरू करते हैं डॉक्टर साहब। और मेरा पहला सवाल आपसे है कि अगर आज डायबिटीज ट्रीटमेंट इतनी एडवांस्ड है, जो शायद आज से 10 साल पहले नहीं थी, फिर भी पेशेंट्स को किडनी फेलियर, हार्ट अटैक या और कॉम्प्लिकेशंस क्यों हो रहे हैं? क्या कहीं हम कुछ बेसिक चीज मिस कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। पेशेंट लगातार मेडिसिन 10 या 15 साल से ले रहे होते हैं, रेगुलर डॉक्टर विजिट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी शुगर बढ़ता जा रहा है, फास्टिंग PP बढ़ता जा रहा है, HbA1c बढ़ता जा रहा है, उनके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट, किडनी, नर्व, ब्रेन, ये सब प्रभावित होते जा रहे हैं।
उनको तरह तरह की समस्याएं हैं, किसी का हाथ पैरों में झंझनाहट है, किसी का किडनी फेल हो गया, किसी की आंखों की रोशनी चली गई, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअल में हम नंबर्स को ट्रीट कर रहे हैं, यानी हम मेनली लक्षणों का इलाज कर रहे हैं और रूट कॉज को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे अब इसको एक उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमें फीवर होता है तो सबसे पहले हम पैरास्टामॉल लेते हैं, जो ही पैरास्टामॉल खाए फीवर कंट्रोल हो गया, उसका असर खत्म होते ही फिर से फीवर हो जाता है। जब बार बार पैरास्टामॉल लेने के बाद फीवर कंट्रोल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट कराते हैं, रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं कि भाई क्या है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, और उसके अनुसार फिर से ट्रीटमेंट लेते हैं। यानी रूट कॉज को फाइंड आउट करके ट्रीट करते हैं और साथ में हम क्या लेते हैं, पैरास्टामॉल। इस तरह से लक्षणों का भी इलाज किए और रूट कॉज को भी ट्रीट करते हैं, तब जाकर के फीवर कंट्रोल होता है। सेम केस होता है डायबिटीज में। अभी हम क्या कर रहे हैं कि नंबर्स को ट्रीट कर रहे हैं, फास्टिंग इतना है, पीपी इतना है, HbA1c इतना है, पर हमारा शुगर कंट्रोल में है, अगर फास्टिंग पीपी सब कुछ नॉर्मल है, हम समझते हैं कि अब हम स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका शुगर नॉर्मल है, आपका वो भी आपके ऑर्गन डैमेज कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, और इवन आपके शुगर का पता चलने से 10 या 15 साल पहले से ही आपके ऑर्गन डैमेज इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज से ही शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही गलती करते हैं कि आप रूट कॉज को फाइंड आउट नहीं करते हैं, जैसा कि फीवर के केस में हमने बताया। तो इसमें रूट कॉज को फाइंड आउट करना होगा। अब रूट कॉज होता क्या है, डायबिटीज के केस में जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मैक्सिमम पेशेंट्स में जो सबसे कॉमन है क्रॉनिक इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस पे हम और डिटेल में भी बात करेंगे। तो क्रॉनिक इंसुलिन रेजिस्टेंस एक है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन है, गट माइक्रोबायोम अल्ट्रेशन है, मोटापा है, उसके बाद से नींद की कमी है, तनाव का, आप जानते हैं हर आदमी स्ट्रेस में जी रहा है, चाहे वर्क का, ऑफिस का प्रेशर हो या घर का प्रेशर हो, फाइनेंशियल प्रेशर हो, हर आदमी स्ट्रेस में है। उसके बाद से सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई भी कंफर्ट लेवल में ही जीना चाहता है, पैदल चलना नहीं चाहता, गाड़ी से ही 10 कदम भी जाना है तो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक फैक्टर, कि अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होने का खतरा अधिक है। लेकिन अब इन सब चीजों पे इग्नोर करते रहेंगे, रूट कॉज को ये नहीं किया जाएगा, तो हम केवल लक्षणों का इलाज करते रहेंगे, नंबर्स को ट्रीट करते रहेंगे और हमारी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम, यूजुअली क्या होता है कि हमने खाना खाया, वो जो ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो पैंक्रियाज स्टिमुलेट होता है और इंसुलिन रिलीज होता है। ये इंसुलिन कहाँ गया, ये इंसुलिन हेल्प करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने में, और इससे सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हमारे शरीर के वेरियस एक्टिविटीज के लिए आवश्यक होती है। लेकिन डायबिटीज केस में ऐसा नहीं होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और अन्य कारणों से जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं गया। अब सेल के अंदर नहीं गया तो क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुआ तो अब डायबिटीज के पेशेंट क्या होता है, थका थका महसूस करता है, उसको जो वीकनेस फील होती है, उसके घाव देर से भरते हैं, शारीरिक संबंध बनाने में समस्या आती है। इस तरह से चूंकि एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब दूसरी ओर क्या प्रॉब्लम होती है कि जो ग्लूकोज ब्लड में बना रहा, उसने क्या किया, वो उसे सेल के अंदर आना चाहिए, वो ब्लड में ही बना रहा, तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज फैट के रूप में अलग अलग जगह जमा होने लगता है। जैसे पेट के आसपास जमा हो गया बेली फैट के रूप में, मोटापा का कारण बनता है। दूसरी तरफ किडनी में जाके जमा हो गया, नेफ्रोपैथी कॉज करता है, किडनी फेलियर हो जाता है, डायलिसिस पे चले जाते हैं पेशेंट, या किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। आंखों में रेटिना को अफेक्ट करता है और रेटिनोपैथी हो जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है। उसी तरह से नर्व में जाकर के नर्व को डैमेज करता है पेशेंट के, उसमें हाथ पैर में झंझनाहट महसूस होगी, पैरों में जलन महसूस होगा, जिसे न्यूरोपैथी बोलते हैं। अब ये लीवर में जाकर के क्या करेगा, फैटी लीवर कॉज करता है या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कॉज करता है। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज करता रहता है। इसकी वजह से पेशेंट मेडिसिन तो ले रहा होता है लेकिन उसकी प्रॉब्लम भी बढ़ रही होती है। अब इसको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं कि जब मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू किया तो हमें भी ये चीज बड़ा आश्चर्यजनक लगता था कि भाई पेशेंट रेगुलर मेडिसिन ले रहा है लेकिन उसकी शुगर बढ़ती जा रही है, HbA1c बढ़ता जा रहा है, मेडिसिन बढ़ती जा रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर इंसुलिन और फिर कॉम्प्लिकेशंस। तो हमें भी लगता था कि समथिंग इज मिसिंग। तो शुरू में एक बार एक पेशेंट आया मेरे पास, उसका HbA1c भी काफी कम हो गया था, शुगर भी कम हो गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि उसकी डायलिसिस की नौबत आ गई, उसका किडनी फेल हो गया। फिर हमें बड़ा शॉकिंग लगा कि यार व्हाट इज दिस, ये समथिंग इज मिसिंग।
फिर हमने इस पे बड़ा सीरियसली लिया और इसको स्टडी करना शुरू किया। तो दुनिया में जहां जहां डायबिटीज रिवर्सल की जो बेस्ट टेक्निक्स है उसको हमने स्टडी किया। जैसे कनाडा में डॉक्टर जेसान फुंग है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को थेरेपेटिक रूप में यूज करते हैं। उसी तरह से चाइनीज में चाइनीज बिहेवियरल मेडिसिन है जिसको यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ क्षितिजल पाओ गगन समीरा पंच तत्व वाला सिस्टम है, उसी तरह से चाइना में अर्थ, वुड, वाटर, मेटल एंड फायर, ये 5 सिस्टम से वो बिहेवियरल साइंस के थ्रू इसको वो ट्रीट करते हैं। इसको स्टडी किया। फिर इसी तरह से जापान में आपने देखा होगा कि लोगों में मोटापा की इतनी चैलेंजेस नहीं होती है। जापान के लोग लंबे समय तक जीते हैं, उनके वेट भी अधिक नहीं होता है। ऐसा वहां पे ये है कि लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन पे बड़ा फोकस रहता है। वो फैशन में इंटरवल वॉकिंग वो लोग यूज करते हैं। उसी तरह से यूएस में जाएंगे तो कीटो डाइट और लो कार्ब डाइट लोग यूज करते हैं। यूके में जाएंगे तो वहां पे वेट रिडक्शन होता है कि वेट को घटाइए 10% तक, अगर आप बॉडी वेट रिड्यूस करते हैं तो उस पर फोकस होता है। तो उसी तरह इंडिया में आ जाइए, योगा एंड आयुर्वेदा। फंक्शनल मेडिसिन ये होता है कि रूट कॉज पे फोकस, कि किसी भी चीज का रूट कॉज को फाइंड आउट करना। तो ये सारी चीजों को अध्ययन किया हमने। फिर उसके बाद से हमने सोचा कि कैसे इन सबको इंटीग्रेट करके कुछ ऐसा डेवलप किया जाए जो पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। तो अब हम इन सारी चीजों को इंटीग्रेट करके हमने ये रेस्ट मेथड डेवलप किया, जो सिर्फ न डायबिटीज में हेल्पफुल है बल्कि जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उन सब में ये बड़ा ही इफेक्टिव है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि रेस्ट मेथड होता क्या है। सिंपल, रेस्ट का आर जो है ये है कि रूट कॉज करेक्शन। जो भी प्रॉब्लम आपकी है, चाहे वो डायबिटीज है, ओबेसिटी है, फैटी लीवर है, पीसीओडी है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज फाइंड आउट करिए और उसको करेक्ट करिए। सेकंड ई जो है वो ईट स्मार्ट। डाइट में क्या खाना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब खाना है। और बिल्कुल। उसी की एक्सरसाइज डेली एंड स्मार्टली, यानी डेली आपको एक्सरसाइज करना है। कोई जरूरी नहीं कि आपको जिम में जाकर के पूरे घंटों एक्सरसाइज करना है। अगर आप 10 मिनट आफ्टर एवरी मील, यानी खाने के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 10 मिनट अगर आप वॉक कर सकते हैं तो आपको ड्रेस्टिक चेंजेस मिलेंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन केवल एक छोटे छोटे चेंजेस से मिल सकता है। तो उसके बाद एस से स्लीप एंड स्ट्रेस रीसेट करिए। स्लीप मैनेजमेंट, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका कार्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा। स्ट्रेस भी से कार्टिसोल लेवल को हाई करता है और ये दोनों आपके शुगर को हाई कर देंगे। और लास्ट जो टी है वो टेस्ट, ट्रैकिंग, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। टेस्ट क्या है? एक रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट जरूर कराइए, यानी HbA1c हर 3 महीने पे होना चाहिए। आपका फास्टिंग एंड पीपी शुगर का एक रेगुलर चार्ट मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद से जो चीज ट्रैक होता है, अगर आप वही चीज ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आप अपने शुगर को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, अपने HbA1c को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये टेस्ट एंड ट्रैकिंग भी उतना ही यूजफुल है। उसके बाद से टेक्नोलॉजी, आज के डेट में AI का जमाना है और उसमें आप उस टेक्नोलॉजी को आप अपने हेल्थ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा यूजफुल है कि जो टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको आप अपने डायबिटीज के लिए और बाकी अपने क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट के लिए। तो यही रेस्ट मेथड है जिसमें कि रूट कॉज फाइंड आउट करके उसको करेक्ट किया जाए। ये बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन था ये जो आपने बताया, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि एक बार डायबिटीज हो गई तो अब तो ये जीवन भर साथ रहेगा। ऐसा क्या ये सचमुच में लाइफ लॉन्ग डिजीज है या सिर्फ पेशेंट्स को इस तरह बताया जाता है कि भाई अब तू पूरी नहीं होने वाला है? क्योंकि नहीं। ज्यादातर लोग यही मान चुके हैं कि वंस डायबिटीज ऑलवेज डायबिटीज। चाहूंगा कि थोड़ा इसके बारे में आप जरूर दर्शकों नहीं, बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए, एक्चुअल में ये है कि डायबिटीज के लिए ये लोगों में एक मिथ है कि एक बार अगर आपको डायबिटीज हो गया तो लाइफ लॉन्ग डायबिटीज होगा। ये पार्शियली ट्रू है, नॉट 100% ट्रू, नॉट 100% फॉल्स। इसका रीजन है कि देखिए, कुछ केसेज में डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है, वो भी मैं बताऊंगा किस किस केस में है, और कुछ केसेज में नहीं। क्योंकि जब तक हम सिम्टम को ट्रीट करते रहेंगे और रूट कॉज को ट्रीट नहीं करें, अगर हम रूट कॉज को फाइंड आउट करके रूट कॉज करेक्शन कर दें, डायबिटीज के मैक्सिमम केसेज में रिवर्सल पॉसिबल है। क्योंकि इंडिया में 90% केसेज हैं टाइप 2 डायबिटीज। रिवर्सल अगर अर्ली स्टेज में है तो पॉसिबल है, यानी अगर 5 से 10 साल पुराना डायबिटीज है जिसमें कि HbA1c 10 से नीचे है, यानी 10 साल पुराना डायबिटीज जिसमें HbA1c 10 से नीचे है, टाइप 2 डायबिटीज है, और पेशेंट विलिंग टू चेंज,
डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए तैयार है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार है, और प्रॉपर टूल्स एंड टेस्ट एंड ट्रैकिंग के लिए, तो इसमें रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई मेजर ऑर्गन डैमेज नहीं है, प्रॉपर इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, यानी टाइप 1 इंसुलिन में क्या होता है, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम होती है, यानी प्रॉपर इंसुलिन प्रोडक्शन का इश्यू होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में कंजम्पशन का प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन बन तो रहा होता है लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है। हम लोग जैसे टाइप 2 डायबिटीज में इस रूट कॉज फाइंड आउट करने में हम लोग ये पता करते हैं कि पेशेंट को इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। तो वो सारी चीजें अगर हम ट्रीट कर पाए, उसको रिवर्स कर पाए, तो अर्ली स्टेज में रिवर्सल पॉसिबल है। लेकिन किन केसेज में रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, अगर पेशेंट को ओबेसिटी है, वेट अधिक है, तो रिवर्सल हो सकता है, लेकिन वेट कम है तो रिवर्सल के चांसेस कम हो जाते हैं। टाइप 1 इंसुलिन है तो उसमें रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, उसमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे डिपेंड रहना पड़ेगा, लेकिन उसमें आर्गन प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, पेशेंट की लाइफस्टाइल को बेहतर किया जा सकता है, और इंसुलिन की यूजेज को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। साथ ही अगर HbA1c 10 से एबव है, हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, ऑर्गन डैमेज हो चुके हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन अफेक्टेड है, तो उस केस में रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। उस केस में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव किया जा सकता है एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन किया जा सकता है। मतलब कि अगर शुरुआत के ही कुछ सालों में हाँ, अगर डायबिटिक जो होते हैं वो अगर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं और सही लाइफ स्टाइल करेक्शन के साथ चाहे तो रिवर्सल हो सकता है, यानी बिल्कुल आपने पूरी जिंदगी डायबिटिक कहलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस बिल्कुल। अगर आपने बताया ना रूल ऑफ 10, 10 साल से पहले है, 10 के नीचे HbA1c है, और आपके वजन अधिक है, उसके बाद से विलिंग टू चेंज है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो इसमें रिवर्सल की चांसेस अधिक हैं। लेकिन अगर दूसरी कैटेगरी है तो उसमें आपको उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, लेकिन पूरी तरह से रिवर्सल नहीं होगा, लेकिन मेडिसिन डिपेंडेंसी उसमें भी कम हो सकती है। कम हो जाएगी। यस, बहुत शानदार डॉक्टर साहब, और ये जानकारी भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। एक सवाल और उठता है डॉक्टर साहब कि लोग डायबिटिक होते हैं, नंबर्स उनके बढ़ के आते हैं, फिर दवाइयाँ शुरू होती है और 10-10 साल 15-15 साल से दवा खा रहे हैं, नंबर्स मेंटेन रहते हैं उनके, रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, हाँ, लेकिन उनकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होती चली जाती है। और अक्सर लोग कहते हैं कि साहब दवा ले रहे हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा। Watch upcoming episode on Wednesday at 7 p.m. for more such valuable informations.